बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ऐसा ढाबा था जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रहती थी। वो ढाबा माखन लाल का था। माखन लाल बहुत ही निर्दयी और बेरहम किस्म का आदमी था। वो गरीब किसानों से ऊपर से तो प्यार से बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और कपट की भावना रखता था। उसके ढाबे पर मंगरू काका काम किया करते थे, जो कोलकाता रोल बनाने के बहुत बड़े कारीगर थे। मंगरू काका की मेहनत के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका बेटा मनोज शहर में पढ़ाई कर रहा था। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन कलेक्टर बनकर गांव वापस लौटेगा। इसीलिए वे माखन लाल के ढाबे पर दिन रात मजदूरी करते थे। माखन लाल उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था और उनसे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करवाता था। बदले में वो उन्हें बहुत कम पैसे देता और बात बात पर गालियां देता था। धीरे धीरे वक्त बीता और आखिर वो समय आ ही गया जब काका का बेटा कलेक्टर बनकर गांव वापस आया। अरे कौन हो साहब? इस गरीब की कुटिया का रास्ता कैसे भूल गए? यहाँ तो सिवाय गरीबी और धुएं के कुछ नहीं मिलेगा। लगता है आप गलत पते पर आ गए हैं। अरे माँ, अगर आप ही अपने लाल को नहीं पहचान पाई तो फिर बापूजी तो पक्का धोखा खा जाएंगे। देख माँ, मैं लौट आया हूँ। मनोज, मेरा मनु बेटा, तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये ठाट बाट, ये साहबों जैसे कपड़े, सच में तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। हाँ माँ, तेरा बेटा अब इस जिले का कलेक्टर बन गया है। बस 3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। अब तुझे और बापू को इस तंग हाली में रहने की जरूरत नहीं है। पर ये बताओ, बापू कहाँ हैं? क्या अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं? क्या हुआ माँ, बोलती क्यों नहीं? बापू खेत पर गए हैं क्या? नहीं बेटा, खेत तो कब के गिरवी रखे जा चुके हैं। तेरी पढ़ाई का बोझ बहुत था, शहर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। तेरे बापू ने अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी माखन लाल के पास गिरवी रख दिया। अब वे उसी के ढाबे पर मजदूरी करते हैं। क्या बापू माखन लाल के यहाँ काम कर रहे हैं? माँ, उन्हें तो टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, वरना उनकी हालत बिगड़ जाएगी। फिर वे उस धुएं भरे ढाबे में काम क्यों कर रहे हैं? क्या करते बेटा, तेरा सपना जो पूरा करना था। वे कहते थे कि अगर मैं थक गया तो मेरा बेटा पीछे रह जाएगा। बस उसी जिद में वे दिन रात खट रहे हैं। और देख, तू तो इस पैंट शर्ट में इतना बदल गया है कि बापू भी एक नजर में तुझे नहीं पहचान पाएंगे। माँ, मैं बापू को लेने जा रहा हूँ, पर मैं उन्हें सीधा नहीं मिलूंगा। मैं उसी भेष में जाऊंगा और देखूंगा कि वह माखन लाल मेरे बीमार बापू के साथ कैसा सलूक करता है। आज उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। वह इतनी बात कर ढाबे की तरफ निकल गया। और थोड़ी ही देर में ढाबे पर पहुंच गया। वो पहुंचकर ढाबे पर खड़ा हो गया और माखन लाल की बातें सुनने लगा। अरे ओ मंगरू, हाथ चला बुढ़े, काहे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी किए खड़ा है? गरीब के नसीब में आराम नहीं, सिर्फ काम होता है। बीमार है तो क्या हुआ, रोटी खानी है तो तवा तपाना पड़ेगा। आइए साहब, क्या लेंगे? हमारे यहाँ का रोल इलाके में मशहूर है। मंगरू, ओ बुढ़े, साहब के लिए एकदम कड़क रोल तैयार कर। गलती हुई तो खाल खींच लूंगा। साहब आप बैठिए, मैं बात करता हूँ आपसे। ये मजदूर लोग क्या बात करेंगे, इनको तो तमीज भी नहीं है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, उस बुजुर्ग को भेजिए, मैं उन्हीं से बात करने आया हूँ। साहब आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? इस ढाबे का मालिक मैं हूँ, वो तो बस एक मामूली कारीगर है, 2 कौड़ी का मजदूर। आपको जो कहना है मुझे कहिए। मैंने कहा ना, मुझे उन्हीं से बात करनी है, उन्हें यहाँ भेजिए। अरे ओ बुड्ढे सुन, वो साहब तुझे बुला रहे हैं। पता नहीं क्या शामत आई है, जा ढंग से बात करियो, वरना शाम की मजदूरी भूल जा। साहब, हमें काहे बुलाया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? जैसे ही मनोज ने अपने पिता की दीन आवाज सुनी, उसका कलेजा फट गया। बापू, ओ बापू, मैं हूँ आपका मनु, पहचानो अपने बेटे को। बापू, आपका सपना पूरा हो गया, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। बापू, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अरे तुम मनोज हो, मंगरू के बेटे? कलेक्टर बन गए? साहब मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे नहीं पता था कि। माफी? माखनलाल, माफी का वक्त निकल गया। तूने मेरे बाप के पसीने का अपमान किया है। मैं तेरा ये ढाबा बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। अच्छा, तो कलेक्टर की पावर दिखाओगे? सुन बे लड़के, तू कलेक्टर होगा अपने दफ्तर में। अगर दम है तो अपनी ये पावर हटाकर मुझसे मुकाबला कर। इस धंधे में मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। बिना लाल बत्ती के तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो सुन, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसी ढाबे के सामने एक ठेला लगाऊंगा और सिर्फ उस एक ठेले से तेरा ये घमंड और ढाबा दोनों बंद करवा दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। तेरी गर्मी मैं उतारूंगा। अपने दोस्त बिरजू कारीगर को बुलाऊंगा। वो रोल का उस्ताद है। चिकन रोल, बटर मटन रोल ऐसा बनाएगा कि लोग तेरी दुकान की तरफ देखेंगे भी नहीं। चुनौती मंजूर है। मेरे बापू कुछ नहीं करेंगे, वो बस दुकान पर खड़े रहेंगे। मैं अपनी पहचान छिपाकर काम करूंगा। लोग मुझे साहब नहीं, सिर्फ मनोज के नाम से जानेंगे। और सुन माखनलाल, अगर 3 महीने में मैंने तेरा ढाबा बंद नहीं करवाया तो मैं अपनी कलेक्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरी शर्त है। तय रहा। बापू, चलिए घर। अब आप काम नहीं करेंगे, अब आप जीतेंगे। का हुआ रे मनु? बापू, तुम दोनों के चेहरे काहे उतरे हुए हैं? बेटा कलेक्टर बन के आया है, खुशी मनानी चाहिए कि तुम लोग मातम जैसा मुंह बनाए हो। अरे भगवान, खुशी तो इतनी है कि छाती फटने को तैयार है, पर ये लड़का मान ही नहीं रहा। पढ़ लिख कर साहब बना है। सरकार ने 3 महीने की छुट्टी दी है कि जा बेटा आराम कर, चैन की रोटी खा, पर इसने तो उस जालिम माखन लाल से पंगा ले लिया है। अरे मनु, तू उसकी पहुंच नहीं जानता बेटा। बड़े बड़े मंत्री और पुलिस वाले उसके ढाबे पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। वो तुझे चैन से रहने नहीं देगा। बापू, आप शायद एक जिला मैजिस्ट्रेट की ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे एक इशारे पर यह पूरा जिला चलेगा। उस माखनलाल की क्या बिसात? अगर सूबे का मंत्री भी मेरे जिले की सरहद लांघेगा तो उसे भी कायदे कानून के घेरे में आना होगा। मेरे अंदर वो पावर है कि मैं एक पल में उसका ढाबा जमींदोज करवा दूं। बापू कुछ बोलने ही वाले थे कि मनोज ने उन्हें रोक दिया। पर बापू, मैंने शर्त अपनी पावर की नहीं, अपने स्वाभिमान की रखी है। मैं अपनी पहचान हटाकर एक मामूली इंसान बनकर उस माखनलाल का घमंड चूर करूंगा। जिस पसीने की उसने बेइज्जती की है, उसे उसी के अंदाज में जवाब दूंगा। उसे लगेगा कि वो एक बेरोजगार से लड़ रहा है, पर उसे क्या पता कि वो इस जिले के होने वाले कलेक्टर से टकरा रहा है। जैसे ही ये 3 महीने खत्म होंगे और मेरी ज्वाइनिंग होगी, मैं उसे कानून के ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि उसे जेल की सलाखें गिनते गिनते बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है लाल, जो तूने ठान लिया है सो कर, पर अब बहुत रात हो गई है, थका हारा आया है, अब सो जा। कल जो करना होगा सुबह देख लेंगे। मनु, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो तेरा ये बूढ़ा बाप तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तूने शहर में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, पर मैंने उम्र भर रोल बनाए हैं। कल जब ठेला लगेगा तो मैं उसमें वो देसी स्वाद डालूंगा कि माखन लाल के हैदराबाद वाले कारीगर की बिरयानी भी फीकी पड़ जाएगी। चल सो जा अब, कल से महायुद्ध शुरू होगा। अगली सुबह सोनपुर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। एक तरफ माखनलाल का आलीशान ढाबा था, जहां कलकत्ता से आया बिरजू कारीगर सफेद टोपी पहनकर मशीनी रफ्तार से रोल लपेट रहा था। दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर एक साधारण सा ठेला खड़ा था, जिस पर लिखा था देशी रोल वाला। वहां मंगरू काका अपने पुराने अंदाज में कोयले की मध्यम आंच पर पराठे सेंक रहे थे। पास ही मनोज खड़ा था, बिना किसी तामझाम के, एक साधारण बेटे की तरह। बिरजू के पास शहर का तड़का था, तो काका के पास गांव का सोंधापन और हाथ का पुराना हुनर। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। एक तरफ कलकत्ता का नाम था और दूसरी तरफ सोनपुर की माटी का स्वाद। अरे माखनलाल, ये का बना दिए हो? इसमें तो सिर्फ मिर्च मसाला और तेल भरा है। वो स्वाद कहाँ गया जो मंगरू काका के हाथों में था?
सही कह रहे हो भाई, इसमें वो सूंधी महक नहीं है जो कलेजे को ठंडक पहुंचाए। ये तो शहर वाली बनावट लग रही है, हमारे गांव वाली देशी बात कहाँ है इसमें। अरे ओ चाचा, अब जमाना बदल गया है, कब तक वही पुराना घिसा पिटा स्वाद चखोगे। देखो ये कलकत्ता का उस्ताद है बिरजू, इसमें मलाई मक्खन और शहर का स्पेशल मसाला पड़ा है। तुम लोगों की जुबान को नए फैशन की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे फैशन छोड़ माखनलाल, पेट को फैशन नहीं शुद्धता चाहिए। मंगरू के रोल में जो घी की खुशबू महकती थी वो इस विदेशी मसाले में कहां। अरे तुम लोग तो बस लकीर के फकीर हो। वो बुढ़ा अब सठिया गया है, टीबी की बीमारी में हाथ कांपते हैं उसके। जाकर देखो चौपाल पे, धूल भाग रहा होगा ठेले पे। यहां देखो चकाचक सफाई है, बड़ा नाम है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर इसी बिरजू के हाथ चूमोगे तुम सब। अरे मंगरू, ये का देख रहे हैं हम? ढाबा छोड़ के यहाँ सड़क पर ठेला लगा लिए, और ये बगल में ये छैला बाबू कौन खड़ा है? बड़ा पढ़ा लिखा और सजीला दिख रहा है। रामू भाई, ये कोई गैर नहीं, हमार बेटा है मनोज, अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है। और ढाबा, अरे भाई, गुलामी की रोटियों से अच्छी अपनी आजादी की सूखी रोटी होती है। माखनलाल को लगा कि उसके बिना हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, तो हमने सोचा कि उसे अपनी मिट्टी का स्वाद चखा ही दें। पर काका, मनोज तो शहर में बड़ी पढ़ाई कर रहा था ना, तो इसे यहाँ इस धुएं में क्यों बुला लिया? बेचारे का भविष्य खराब कर रहे हो आप। इसे तो साहब बनना चाहिए था, यहाँ ठेले पर रोल लगवा रहे हो। चाचा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाना नहीं होता। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अपना हक कैसे मांगा जाता है और अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। बापू ने उम्र भर लोगों को स्वाद परोसा, पर बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ माखनलाल की गालियां और टीबी की बीमारी। मैंने सोचा कि जिस हुनर से बापू ने मुझे साहब बनाया, क्यों न उसी हुनर को उनका सम्मान बनाया जाए। बात तो ये लड़का पते की कह रहा है। और भाई, महक देख रहे हो? माखनलाल के यहाँ तो नाक जल रही थी मिर्च से, और यहाँ आहा, लग रहा है जैसे घर की रसोई में बैठे हो। काका, माखनलाल तो कह रहा था कि तुम सठिया गए हो, पर यहाँ तो रौनक कुछ और ही कह रही है। जरा हमें भी तो चखाओ, क्या जादू कर रहे हो? मंगरू काका ने पूरे जोश के साथ रोल तैयार किया। उन्होंने लोहे की करछी से मसाले मिलाए और देशी घी में लिपटे पराठे को कागज में लपेटकर पटवारी जी को दिया। पटवारी जी ने पहला निवाला लिया और आंखें बंद कर लीं। वाह मंगरू, वाह! माखनलाल के उस कलकत्तिया कारीगर ने तो पेट खराब कर दिया था, पर तुम्हारे इस रोल में तो ममता का स्वाद है। और ये नौजवान, मनोज नाम है ना तुम्हारा? बेटा, तुम जिस सलीके से बात कर रहे हो और जिस तरह ग्राहकों को संभाल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई बहुत बड़े ओहदेदार हो। तुम्हारे चेहरे की चमक कुछ और ही कह रही है। शुक्रिया पटवारी जी। पद और ओहदा तो वक्त की बात है, पर इंसान की पहचान उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। बापू ने मुझे सिखाया है कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस उसे करने की नीयत साफ होनी चाहिए। आज माखनलाल का घमंड उस बिरजू के सहारे टिका है, और हमारा ये ठेला गांव वालों के प्यार और बापू के हुनर पर। मंगरू काका, अच्छा किया जो उस कसाई का साथ छोड़ दिया। वो तो सबको कीड़ा मकोड़ा समझता है। आज पूरे गांव को बता देंगे कि असली स्वाद कहाँ मिलता है। आज पहला दिन है। माखनलाल, तूने मेरे बापू को बुढ़ा और लाचार कहा था ना? देख, आज उसी बुढ़े के हाथ के स्वाद ने तेरे आलीशान ढाबे की नींव हिला दी है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं।
क्यों बे माखन लाल, आज ढाबे पे सन्नाटा क्यों है? दिवाली मनाने चला गया क्या पूरा गांव? और हमारा हफ्ता कहाँ है? सूरज ढल गया है, मेरी जेब अभी तक खाली है। माखनलाल ने मरी हुई आवाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर डर और चालाकी दोनों थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बताऊं, किस्मत को नजर लग गई है। बोनी तक नहीं हुई आज ढंग से। ये देखिए, पूरा ढाबा खाली पड़ा है। ढाबा चलेगा कैसे बे? वो मंगरू कहाँ गया? असली जायका तो उसके हाथों में था। ये जो नया कलकतिया पाल रखा है तूने, इसके रोल से तो सड़े हुए तेल की बू आती है। जब माल में दम नहीं होगा तो हफ्ता क्या खाक निकलेगा। माखनलाल के मन में एक जहरीला विचार आया। वो जानता था कि मनोज अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहा है। उसने पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, साहब, कसूर मेरा नहीं है। वो मंगरू सठिया गया है। उसने चौपाल पर अपना अलग ठेला लगा लिया है। गांव की पूरी भीड़ वहीं उमड़ रही है। मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया उस बुड्ढे ने। इस हफ्ते तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा साहब, जेब बिल्कुल खाली है। तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? कानून का हफ्ता रुक गया तो पता है ना क्या होता है। साहब, गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? असली मलाई तो चौपाल पर कट रही है। मंगरू का ठेला खूब चल रहा है, उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा है। आप वहां जाइए, उनसे हफ्ता मांगिए। नया नया काम शुरू किया है, धमकाएंगे तो डर के मारे जेब खाली कर देगा। और अगर न दे तो 2-4 लाठियां ठेले पर बजा दीजिएगा, अपने आप ठिकाने आ जाएगा। बेटा मनोज कलेक्टर हो गए अपने घर के। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा और सरेआम बेइज्जती होगी तो सारा कलेक्टर वाला भूत उतर जाएगा। खुद ही ठेला छोड़कर भागेगा यहां से। क्यों बे बुड्ढे मंगरू, बहुत चर्बी चढ़ गई है? सुना है माखनलाल का साथ छोड़कर यहाँ अपना राज चला रहा है। और हफ्ता क्या तेरे बाप आकर थाने में जमा करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, पैर नीचे रखिए। ये खाने की मेज है, यहाँ लोग अन्न ग्रहण करते हैं। और जहाँ तक हफ्ते की बात है, भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में ये नहीं लिखा कि अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा पुलिस को देना अनिवार्य है। अरे ओ कल के छोकरे, तू हमें कानून सिखाएगा? बहुत धाराएं रट के आया है। तू वकील है क्या रे, या फिर किसी कचहरी में चपरासगिरी करता है? वर्दी की गर्मी देखनी है तो थाने चल। ऐसी धारा लगाऊंगा कि पूरी जवानी जेल की चक्की पीसते कटेगी। बदतमीज कहीं का। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। ओ दरोगा, अपनी हद में रह। जिसे तू मामूली छोकरा समझ रहा है ना, वो इस जिले का डीएम है। डीएम साहब है वो। तूने एक डीएम के बाप से पंगा लिया है। तेरी वर्दी उतरवा देगा मेरा शेर। क्या? डीएम साहब, आपका नाम क्या मनोज कुमार है? हाँ, मैं ही हूँ, मनोज कुमार, IAS। अभी प्रोबेशन पर हूँ और 3 महीने बाद इसी जिले का कार्यभार संभालूंगा। पर आज मैं यहाँ एक डीएम नहीं, एक गरीब का बेटा बनकर खड़ा था, ताकि तुम्हारी असलियत देख सकूं। और तुमने दिखा दी। हुजूर, माई बाप, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस कमीने माखनलाल ने भड़काया था। उसने कहा था कि कोई आवारा लड़का यहाँ धंधा कर रहा है। साहब, मेरी नौकरी मत लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब, आप बस हुक्म दीजिए। अभी उस माखनलाल को टांग कर थाने ले जाता हूँ और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी 7 पुश्तें याद रखेगा। उसे अभी गिरफ्तार करूं सर? नहीं, उसे अभी कुछ मत कहना। मेरी उससे शर्त लगी है और मैं अपनी शर्त का पक्का हूं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर तुमने या तुम्हारे इन सिपाहियों ने किसी को बताया कि मैं डीएम हूं तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? जी साहब, बिल्कुल साहब, जुबान पर ताला लगा रहेगा। पर साहब, उस माखनलाल का क्या? वो तो समझ रहा है कि मैं आपको पीट रहा हूँ। उसे समझने दो, उसे लगने दो कि पुलिस मेरे पीछे है। तुम बस दूर रहो, वक्त आने पर मैं खुद उसका हिसाब करूंगा। फिलहाल तुम यहाँ से निकलो और याद रहे, अपनी वसूली का ये गंदा धंधा बंद कर दो, वरना 3 महीने बाद मेरी पहली कलम तुम्हारी बर्खास्तगी पर चलेगी। जी हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई। बापू, अब देखिए, माखनलाल को लगा था कि वो पुलिस के जरिए मेरा गला दबाएगा, पर अब वही पुलिस उसके ताबूत की आखिरी कील बनेगी। धीरे धीरे वक्त बीता। मंगरू काका और मनोज के देशी रोल की खुशबू अब सोनपुर की सरहदों को पार कर आसपास के गांवों तक जा पहुंची थी। माखनलाल का ढाबा अब किसी वीरान खंडहर जैसा दिखने लगा था।
अपनी हार सामने देख माखनलाल की आंखों में खून उतर आया। उसने तय कर लिया था कि अब वो सीधे रास्ते से नहीं बल्कि नीचता की हद पार करके जीतेगा। अगले दिन भोर के धुंधलके में माखनलाल चुपके से सलीम कसाई के गोदाम पर पहुंचा। सलीम मियाँ, छुरी तो बहुत तेज चला रहे हो, पर क्या फायदा जब तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक ही बर्बादी की कगार पर हो। अरे माखनलाल सेठ, आप यहाँ इस वक्त? क्या बात है, आज फिर हैदराबाद वाले उस्ताद के लिए मटन चाहिए क्या? मटन वटन छोड़ सलीम, मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। देख, तू मुझे जानता है, पूरे जिले के रसूखदारों में मेरी पैठ है। अगर तूने मेरी बात मानी तो तुझे दोगुना दाम दूंगा, और अगर मुकरा तो समझ ले ये दुकान कल यहाँ नहीं दिखेगी। सलीम थोड़ा डरा, पर दोगुना पैसा सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। सेठ, आप तो डरा रहे हैं, भला मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? आप हमारे पुराने कदरदान हैं, बताइए करना क्या है? मंगरू बुढ़ा तेरे ही यहाँ से हर सुबह चिकन ले जाता है ना, बस कल जब वो आए तो उसे वो माल देना जो 2 दिन से सड़ रहा हो। उसमें ऐसी मिलावट कर कि जो खाए उसका पेट नहीं बल्कि उसकी किस्मत बिगड़ जाए। बस एक बार उसके हाथ का चिकन खाकर गांव वाले बीमार पड़ने चाहिए। लेकिन सेठ, ये तो बड़ा जोखिम है, अगर किसी की जान पर बन आई तो? जान किसी की नहीं जाएगी, बस गांव में शोर मचना चाहिए। जैसे ही लोग बीमार होंगे, मैं इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह को फोन करके उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। उसकी दुकान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तू बस पैसे तैयार रखने की चिंता कर, काम हो जाना चाहिए। अब आपने कह दिया सेठ, तो बस समझो काम हो गया। कल मंगरू मियाँ यहाँ से चिकन लेकर जाएंगे और शाम तक उनकी बर्बादी का जश्न मनेगा। मैं उसे ऐसा माल दूंगा कि गांव का हर घर अस्पताल बन जाएगा। आप बस पुलिस को तैयार रखिएगा। लालच ने सलीम की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और नफरत ने माखनलाल को अंधा कर दिया था। माखनलाल को लगा कि उसने पासा पलट दिया है, लेकिन वह ये भूल गया था कि वह जिस मनोज को मामूली ठेला वाला समझ रहा है, उसकी नजरें बाज की तरह हर हरकत पर टिकी हैं। साजिश रची जा चुकी थी, मौत का सामान तैयार था और सोनपुर के मासूम लोग अनजाने में एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे थे। अरे ओ मंगरू काका, बहुत नाम सुना है तुम्हारे देसी चिकन रोल का। आज जरा हमें भी चखाओ, देखें तो सही शहर वाले उस्ताद से बेहतर क्या बनाते हो तुम। आइए आइए बाबूजी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म रोल उतारता हूँ। ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे ये फालतू की बातें छोड़ो काका, पहले खाने को दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी प्लेट लगाओ, हमें बहुत भूख लगी है। मनोज चुपचाप किनारे खड़ा इन लोगों को देख रहा था। उसे उनकी हरकतों में कुछ अजीब सा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। काका ने बड़े उत्साह के साथ 3 प्लेटें सजाईं और उनके सामने रख दीं। जैसे ही पहले गुर्गे ने रोल का एक बड़ा निवाला मुंह में लिया और 2 बार चबाया, अचानक उसकी आंखें फटने लगीं और वो तुरंत बेहोश हो गया। क्या हुआ भाई? अरे तुझे क्या हो गया? अरे मार डाला, इस बुड्ढे ने खाने में जहर मिला दिया है। देखो गांव वालों, मंगरू ने मेरे भाई को जहर दे दिया। सुनो सब लोग, ये बाप बेटी मिलकर लोगों की जान ले रहे हैं, लालच में आकर सड़ा हुआ गोश्त खिला रहे हैं। देखो मेरे भाई की क्या हालत हो गई। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो वही बनाया है जो रोज बनाता हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे हाँ, देखो तो सही लड़का कैसे तड़प रहा है। माखनलाल सही कहता था, ये मंगरू अब सठिया गया है, सस्ते के चक्कर में गंदा माल खिला रहा है। इतनी बात हो ही रही थी, तभी माखनलाल आ जाता है। अरे अरे, बड़ा अनर्थ हो गया। मंगरू काका, हमने तो पहले ही कहा था कि ये उम्र अब चूल्हा फूकने की नहीं है। लालच में आकर तुमने सड़ा हुआ मांस खिला दिया। देखो उस बेचारे की जान पर बनाई है। अब मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, पुलिस आती ही होगी। क्यों साहबजादे, बहुत कानून झाड़ रहे थे ना? अब अपनी धाराओं की किताब निकालो और बचा लो अपने बाप को। आज तो तुम दोनों चक्की पीसोगे। इतनी बात कर रहे थे, तभी इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इन दोनों ने मिलकर गांव वालों को जहर खिला दिया है। इस लड़के को अभी हथकड़ी लगाइए, ये बहुत उड़ रहा था। जय हिंद डीएम साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
ये तो मंगरू का बेटा है, मामूली लड़का। चुप कर बे नीच इंसान। जिसे तू मामूली लड़का कह रहा है वो इस जिले के होने वाले कलेक्टर श्री मनोज कुमार जी हैं। और जहां तक जहर की बात है तो मैंने सलीम कसाई को पहले ही उठा लिया था। तेरी मार के डर से उसने सब उगल दिया कि तूने उसे दोगुने पैसे देकर मंगरू काका के चिकन में जहर मिलवाया था। साहब ने अपनी पहचान छुपाई थी क्योंकि उन्हें तुझ जैसे गिरे हुए आदमी को उसकी औकात दिखानी थी। वो जो आदमी जमीन पर गिरा है वो कोई बीमार नहीं है, वो तेरा ही भेजा हुआ आदमी है जो नाटक कर रहा था। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। माखनलाल, तूने शर्त तो हार ही दी थी, पर आज तूने इंसानियत भी हार दी। तूने सोचा कि एक बूढ़े बाप का सपना तू अपनी गंदी चालों से तोड़ देगा। ये 3 महीने की मोहलत मैंने तुझे खुद को सुधारने के लिए दी थी, पर तूने इसका इस्तेमाल अपराध करने में किया। इंस्पेक्टर, इस अपराधी को अभी गिरफ्तार कीजिए। हत्या की कोशिश, मिलावट और साजिश रचने की धाराओं में इसे ऐसी सजा दिलाइए कि सोनपुर में फिर कोई किसी गरीब की रोटी छीनने की हिम्मत न करे। ले जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से। जी साहब। चलिए माखनलाल जी, अब ढाबे पर नहीं, जेल की सलाखों के पीछे कोलकाता वाले सपने देखना।